Hello friends, a very good afternoon to all of you. Welcome back to the channel ऑनलाइन शिक्षण और आप सभी का सफलता बैच में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक ऊर्जा के साथ और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरुआत करेंगे अपनी विज्ञान विषय की तीसरी क्लास की। दोस्तों, आज की क्लास में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ हम यह भी जानते हुए चलेंगे कि आपके किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्लास की शुरुआत करने से पहले आप सबके लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल क्विट है। आई होप आपको सुन के उससे बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील होगी और मेहनत करने में और ज़्यादा मन लगेगा। देखिए क्या है वो क्विट, ठीक है। तो अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ेगा। अगर आपको अच्छे रिजल्ट लाना है तो आपको बातों से नहीं, आपको रातों से लड़ना पड़ेगा। यानी आपको रातों जागना पड़ेगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बिल्कुल आपको अपनी मेहनत करनी है और अपना रिजल्ट बहुत अच्छा लेकर के आना है। साथ साथ जितना आपको दिया जाए उसको कवर करते हुए चलना है। दोस्तों, आपकी ये क्लास रिकॉर्डेड अभी इसीलिए दी जा रही है ताकि आपको बैकग्राउंड की कोई भी नॉइस वाली प्रॉब्लम ना हो और ना ही कोई आपको बफरिंग वाली प्रॉब्लम हो। और साथ ही साथ दोस्तों, लाइव से ज़्यादा टाइम बचता है आपकी ऐसे रिकॉर्डेड क्लास में, तो आपको अभी 2 से 3 दिन इसी तरह से क्लास मिलेगी। बाकी मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका अगर कोई भी डाउट होता है तो मैं तुरंत आपके कमेंट्स का पूरा ध्यान रखती हूँ। जैसे ही आपका कमेंट आता है मैं तुरंत उसका रिप्लाई करती हूँ। तो डाउट वाली तो प्रॉब्लम यहाँ फिर भी नहीं रहेगी, क्योंकि आप लिमिटेड बच्चे हैं, ठीक है। मैं बहुत आसानी से सबके कमेंट्स पढ़ पाती हूँ जो भी बैच में है और उसका रिप्लाई कर पाती हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसमें आपको अगर लगता है कि स्पीड तेज़ या ज़्यादा है, ठीक है, जो आपकी रिकॉर्डेड क्लास होती है उसमें आपके पास यहाँ 3 डॉट्स वाला ऑप्शन मिलेगा। देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे आप अपने हिसाब से मेरी आवाज़ को अपने आप तेज़ या धीमे भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी उसकी स्पीड तेज़ या कम भी कर सकते हैं। यहाँ आपको इस तरीके से 3 डॉट्स मिलेंगे, ठीक है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ तीसरे चौथे नंबर पर प्लेबैक स्पीड के नाम से एक ऑप्शन आएगा। तो उस पर आप क्लिक करके उसको वहाँ से स्पीड को, बोलने की स्पीड को कम या तेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ जाकर के आप इन ऑप्शंस का फ़ायदा उठाया करिए जब आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जितना चाहे उतना धीमे मुझे बुलवा सकते हैं और जितना तेज चाहे, जितना जल्दी टॉपिक को ख़त्म करना चाहे वो भी आप वहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करेंगे अपनी आज की क्लास की, ठीक है। चलिए, तो आज हम बात करेंगे दोस्तों, पहले तो हम कल की क्लास को थोड़ा सा लिंक करेंगे। कल हमने कहाँ तक कवर किया था? कल हमने खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल तक कवर कर लिया था, ठीक है। खाद्य जाल क्या था? जो बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर के बना हो, उसे हमने क्या कहा? खाद्य जाल कहा था। अब हम बात करेंगे दोस्तों पारिस्थितिकीय पिरामिड की। ये क्या होता है पारिस्थितिकीय पिरामिड, यानी इकोलॉजिकल पिरामिड किसे कहते हैं? यहाँ इससे हम आज के टॉपिक की अपनी शुरुआत करेंगे। दोस्तों, पिरामिड से क्या मतलब होता है, पहले तो आप यही समझिए। पिरामिड होता है इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पिरामिड का मतलब होता है। और जब बात कर दी इन्होंने इकोलॉजिकल यानी पारिस्थितिकी, तो पारिस्थितिकी का ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है उस पिरामिड की फॉर्म में, तो इसी को हमें आज जानना है, ठीक है। पारिस्थितिकी में कौन कौन आएंगे? सभी जीव जंतु आ जाएंगे, है ना। तो जब हम जितने भी हमारे परितंत्र में जीव जंतु है, जब उनका हम एक ग्राफ में इस तरीके से पिरामिड की फॉर्म में जब हम उनका अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पिरामिड कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पारिस्थितिकी पिरामिड की खोज किसने की थी, या पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, ठीक है। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि पारिस्थितिकीय पिरामिड के खोजकर्ता थे चार्ल्स एल्टन। क्या नाम था इनका? चार्ल्स एल्टन, ठीक है। पारिस्थितिकी पिरामिड के जो खोजकर्ता थे उनका नाम था चार्ल्स एल्टन 1927 में। और इसी वजह से दोस्तों इसको पारिस्थितिकी पिरामिड को, इकोलॉजिकल पिरामिड को एल्टोनियन पिरामिड के नाम से भी कभी कभी जाना जाता है, ठीक है। लेकिन इतना आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन आप फिर भी जानते हुए चलिए कि जो चार्ल्स एल्टन ने इसकी खोज की, इनके नाम पर भी इसका नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? एल्टोनियन पिरामिड, ठीक है। एल्टन नाम था तो एल्टोनियन पिरामिड भी इसको
कह दिया जाता है। ठीक है, 1927 में इसकी खोज हुई। दोस्तों मैं थोड़ा सा धीमा लेने की कोशिश करूंगी क्योंकि आप में से किसी ने कहा था कि थोड़ा तेज आप बोलती है, मतलब जल्दी जल्दी बोलती है, तो मैं कोशिश करूंगी, ठीक है, थोड़ा धीरे बोलने की। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों पिरामिड किसे कहते हैं या पारिस्थितिकी पिरामिड किसे कहते हैं, जो आपके पेपर में पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, अभी परितंत्र के समस्त जीवों को उनकी संख्या, उनके जीव भार यानी द्रव्यमान तथा ऊर्जा के आधार पर ग्राफिक प्रदर्शन को या ग्राफिक प्रेजेंटेशन करने को ही क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं, पारिस्थितिकीय पिरामिड कहते हैं। यानी हमारे परितंत्र में, हमारे इकोसिस्टम में जितने भी जीव है, जितने भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन सभी को जब हम संख्या, उनके जीव भार तथा ऊर्जा के आधार पर हम उनका ग्राफिक प्रेजेंटेशन करते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकीय पिरामिड कहते हैं। अब इनका कैसे प्रदर्शन करेंगे ग्राफिकल फॉर्म में, तो अब हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। जैसा कि आपने इस परिभाषा में ही देखा कि हमने किस किस आधार पर ग्राफिक प्रदर्शन किया, उनकी संख्या, उनके जीव भार और उनकी ऊर्जा के आधार पर। तो अब हमें क्या करना है, पारिस्थितिकीय पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं, तो हमें इसकी परिभाषा में से ही इसका जवाब मिल गया क्या, कि पारिस्थितिकीय पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकीय पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो आप देख पाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ किसकी बात करी थी, संख्या की बात की थी। तो पहला क्या होगा, जीव संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायो नंबर्स। ठीक है, तो पहला प्रकार इसका क्या होगा, जीव संख्या का पिरामिड। दूसरा होगा जीव द्रव्यमान का पिरामिड, यानी पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, तीसरा प्रकार क्या होगा, यहाँ हमने देखा था ऊर्जा की बात की थी, तो ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। इतना आप सभी को क्लियर हुआ। अब हम जानेंगे, आपके मन में थोड़ा डाउट होगा कि ये संख्या का पिरामिड क्या है, द्रव्यमान का पिरामिड क्या है, ऊर्जा का पिरामिड क्या है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जाना, अगर आपसे पूछा जाए कि पारिस्थितिकीय पिरामिड किसे कहते हैं, आप बता देंगे। पारिस्थितिकीय पिरामिड के बारे में किसने बताया, चार्ल्स एल्टन ने बताया 1927 में। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपके पास मिल गया। अब साथ साथ अगर पूछा जाए पारिस्थितिकीय पिरामिड को हम कितने प्रकार में विभाजित करते हैं, तो इसका आंसर भी आपके पास अब है कि 3 प्रकार से हम विभाजित करते हैं, संख्या के आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर और ऊर्जा के आधार पर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो साथ साथ एक छोटा सा पॉइंट यहाँ हम जानेंगे, हालांकि इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा एक बार इसके बारे में देख लेते हैं कि लिखा क्या है। यहाँ लिखा हुआ है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, सदैव सीधा होता है। अब इस सीधे होने से क्या मतलब है, ये आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, अब एक एक करके इनके तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ आप सबसे पहले देखेंगे जीव भार पिरामिड। जीव भार पिरामिड यानी जिसको हमने इंग्लिश में अभी क्या नाम दिया था, सबसे पहले अभी हमने क्या नाम दिया था इसको, जीव भार पिरामिड को। जीव द्रव्यमान पिरामिड को द्रव्यमान कहे या भार कहे तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर पिरामिड ऑफ बायोमास की बात इसने सबसे पहले की है। ठीक है, तो हम अब किसके बारे में जानने वाले हैं, जीव द्रव्यमान या जीव भार पिरामिड के बारे में। ठीक है, तो किसी परितंत्र में उपस्थित सभी जीवधारियों के संपूर्ण शुष्क भार को उसका जीव भार पिरामिड कहते हैं। जीव भार पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों तरह से हो सकता है, ये बात आपको समझने वाली है। इस यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जीव भार पिरामिड कैसा होता है, सदैव सीधा, सदैव उल्टा या सीधा एवं उल्टा दोनों। तो आपको पता होना चाहिए जो जीव भार पिरामिड होता है, जीव द्रव्यमान पिरामिड होता है, वो सीधा और उल्टा दोनों तरह से हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और हम जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा और एलेबोरेट करेंगे ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, एग्जाम्पल की हेल्प से हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, इकोसिस्टम में बहुत तरीके के पोषण पदार्थ होते हैं। ठीक है, और उन पोषण पदार्थों को सभी जीव
उनको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ जीव भार की बात की गई है, यानी जीवों का भार कितना है, तो उसके आधार पर यहाँ हम कह सकते हैं कि इसको विभाजित किया गया है। जैसे हमने जाना था कि कौन कौन होते हैं, उत्पादक 3 तरह से होते हैं या उपभोक्ता 3 प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो उनको एक पिरामिड की फॉर्म में हम कैसे रखेंगे, उत्पादक को, उपभोक्ता को, इन सब को। ठीक है, यही तो थे हमारे परितंत्र में, इकोसिस्टम में, ये सभी तो थे। ठीक है, तो यहाँ हमने ये देखना है, एक एग्जाम्पल की हेल्प से अगर मैं बात करूँ कि अगर हम एक स्थल के इकोसिस्टम को देखें, एक स्थलीय इकोसिस्टम को देखें, किसी रिवर का हमें नहीं देखना है, स्थल के अगर इकोसिस्टम को देखें तो हम क्या पाते हैं कि जो सबसे ज़्यादा संख्या होती है हमारे इकोसिस्टम में, वो होती है हमारे पेड़ पौधों की। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा भार इकोसिस्टम में अगर बात करें किसका होगा, तो वो उत्पादक का होगा। उत्पादक यानी पेड़ पौधों का होगा। ठीक है, तो जिसका सबसे ज़्यादा भार होगा उसको हमने सबसे नीचे लिया है, जिसकी संख्या या सबसे ज़्यादा उसका भार की बात करेंगे, यहाँ संख्या की नहीं करेंगे, क्योंकि संख्या की बात करते ही तो वो संख्या वाला पिरामिड हो जाएगा। ठीक है, तो हम भार की बात करेंगे, तो जिसकी संख्या ज़्यादा होगी ऑब्वियसली भार भी ज़्यादा ही होगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक स्थल के इकोसिस्टम को देखें, पानी की बात नहीं करनी है, स्थल की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जल की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस जल की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा अलग बनेगा। ठीक है, डायग्राम अलग हो जाएगा। यहाँ हम स्थल की बात कर रहे हैं, तो स्थलीय इकोसिस्टम में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा किसकी संख्या होगी, उत्पादक की। ठीक है, आप देख पाएंगे कि सभी जीव जंतुओं से ज़्यादा क्या मिलेंगे आपको देखने के लिए, पेड़ पौधे मिलेंगे, है ना। फिर इससे कम आपको क्या मिलेगा, जो द्वितीयक उपभोक्ता होता है। ठीक है, जो द्वितीयक उपभोक्ता होता है उसकी संख्या मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, जो द्वितीयक उपभोक्ता होता है, फिर उसके बाद जो तृतीयक उपभोक्ता होता है उसकी संख्या आपको उससे भी कम मिलेगी, जो कि आप स्क्रीन पर अभी इस इमेज में देख पा रहे हैं। ठीक है, जो ये द्वितीयक या प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता जिस तरीके से लिखा होता है। ठीक है, ये सभी किसे खाते हैं, अपना भोजन यहाँ से लेते हैं, ये सभी अपना भोजन इनसे लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको संख्या किसकी दिख रही है, सबसे ज़्यादा आपको दिख रही है संख्या उत्पादक की। और ये सीधा और उल्टा दोनों तरह से बन सकता है। उल्टा कैसे बनेगा, अब देखिए दोस्तों, उल्टा की अगर बात करें, आप इसकी जगह अगर एक वृक्ष का पिरामिड देखें, अगर मान लीजिए एक वृक्ष का पारिस्थितिकी तंत्र आपको देखना है, पूरे स्थल का नहीं, ये एक क्या है, पेड़ है, हमें इसका देखना है पिरामिड कैसे बनेगा। अब आप इसको समझेंगे, कैसे समझेंगे, देखिए उल्टा कैसे बनेगा। ये तो क्या आपने देखा, सीधा पिरामिड। ठीक है, ये सीधा पिरामिड था। उल्टा कैसे बनेगा, ये मान लीजिए एक पेड़ है। ठीक है, खूब बड़ा ऐसे एक, ये क्या हो गया, पेड़ हो गया। अब इस पेड़ के ऊपर क्या होगा, बहुत सारे पक्षी रहते होंगे, है ना, सबके अपने अपने यहाँ घोंसले बने होंगे और उनमें बहुत सारे क्या होंगे, पक्षी होंगे। ठीक है, बहुत सारे यहाँ आपको पक्षी देखने को मिलेंगे। और क्या पेड़ की संख्या कितनी है, एक है। एक पेड़ के ऊपर पक्षी पेड़ से ज़्यादा है, यानी ज़्यादा पक्षी हुए, यानी जो उपभोक्ता हुए वो ज़्यादा हुए। ठीक है, यहाँ उपभोक्ता करिएगा, ये उत्पादक यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये कोई उत्पादक नहीं, ये उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, तो यहाँ उपभोक्ता करिएगा आप, बिल्कुल। तो यहाँ आप पेड़ के ऊपर देखेंगे तो आपको जीव जंतु की संख्या पेड़ से ज़्यादा मिलेगी, जीवों का भार इस पर आपको ज़्यादा मिलेगा। क्लियर है इतना आपको। फिर क्योंकि इस पे बहुत सारी चिड़ियों का घर होगा, ठीक है, कौवे का घर होगा, बहुत सारे ऐसे पक्षी होंगे जो इस पर रहते होंगे, तो वे किस में आएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता में आएंगे। फिर इसके बाद अगर बात करें दोस्तों, इन पक्षियों से ज़्यादा संख्या इस पर छोटे छोटे कीट पतंगों, मच्छर मक्खी की होगी, जो पक्षियों से भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये बात तो आप बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे कीट पतंगे होते हैं किसी एक पेड़ के ऊपर। तो आपने यहाँ देखा कि जो उत्पादक था उसकी संख्या तो एक थी, फिर उसके बाद जो हमारा द्वितीयक उपभोक्ता था, ठीक है, उसकी संख्या फिर उससे भी ज़्यादा थी। और फिर अगर बात करें दोस्तों कि जो हमारे छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं उनकी संख्या उससे भी ज़्यादा हुई। तो इसमें कैसा पिरामिड बनेगा, ऐसा पिरामिड बनेगा, यानी उल्टा पिरामिड बनेगा। यहाँ आपको क्या दिखाना है, यहाँ आपको ऐसे एक पेड़ दिखाना है। इसमें दूसरे वाले कॉलम में आपका क्या आएगा, यहाँ आपका
चिड़िया और जो और भी पक्षी पेड़ पर रहते हैं वे सभी आ जाएंगे, तो ये पेड़ से ज़्यादा हुए। ठीक है, फिर यहाँ छोटे छोटे कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, ठीक है, छोटे छोटे कीड़े, वे सभी इसमें आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा क्या होगा, ये पिरामिड उल्टा भी बन सकता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। तो यही बात इसमें कही गई थी, इसकी परिभाषा जब बताई कि ये सीधा और उल्टा दोनों तरह से बन सकता है। अब इसी की जगह आप कहे कि क्या हम स्थल का ही पिरामिड ले सकते हैं? नहीं, हम जल का भी ले सकते हैं। मान लीजिए अगर हम एक तालाब का पिरामिड बनाएं, ठीक है, हम किसी का भी बना सकते हैं। हम अब मान लेते हैं अब जल का पिरामिड बनाते हैं, तो आपने देख लिया कि भाई स्थल का कैसे बनाएं, और अगर एक पेड़ का पिरामिड बनाना है तो हमें कैसे बनाएं। अब मान लेते हैं यहाँ पर आपका एक तालाब है, ठीक है। अब तालाब का पिरामिड सीधा बनेगा या उल्टा, आपको ये यहाँ पर देखना है। ठीक है, एक तालाब हुआ, इस तालाब के अंदर बहुत सारे क्या मिलेंगे, शैवाल मिलेंगे, उत्पादक मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे, शैवाल मिलेंगे, नील हरित शैवाल मिलेंगे आपको ऐसे। फिर उसमें आपको कुछ छोटे छोटे शाकाहारी मछलियाँ भी मिलेगी जो इन शैवालों को खाती होंगी। ठीक है, ऐसी भी मछलियाँ मिलेंगी। और फिर उसके बाद आप देखेंगे, फिर इसके बाद यहाँ बहुत सारी मांसाहारी और बड़ी मछलियाँ भी मिलेगी जो कि संख्या में सबसे ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो यहाँ अगर हम इसका पिरामिड बनाएंगे तो इसका पिरामिड भी ऐसे उल्टा बनेगा कि यहाँ आपका तालाब हो गया, इसमें फिर आपका नील हरित शैवाल हो गए, फिर उससे ज़्यादा संख्या किसकी है, शाकाहारी मछलियों की है जो कि इनको खाती है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ मांसाहारी मछलियाँ हैं, जो बड़ी मछलियाँ हैं उनकी संख्या उससे भी ज़्यादा है। तो इस तरीके से इसका एक पिरामिड बन करके तैयार हो जाएगा। क्लियर हुआ आप सभी को? ठीक है, ये हमने किसका, द्रव्यमान का या जीव भार का पिरामिड हमने जान लिया कि सीधा और उल्टा दोनों तरह से बन सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको पिरामिड तो खैर नहीं देगा बनाने के लिए, तो सिर्फ समझाने के लिए था। आपसे बस ये पूछेगा कि जीव भार का या जीव द्रव्यमान का पिरामिड कैसा बनता है, आप बताएंगे सीधा और उल्टा दोनों होता है। क्लियर? अब आगे बढ़ेंगे हम दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे जीव संख्या का पिरामिड। अब हमें क्या देखना है, जीव संख्या का पिरामिड देखना है। तो यहाँ लिखा हुआ है क्या, सबसे पहले तो यहीं से जानेंगे, किसी परितंत्र में उपस्थित सभी जीवधारियों की संख्या को जीव संख्या का पिरामिड कहते हैं। यानी हमारे परितंत्र में जितने भी जीव उपस्थित हैं उन सभी की संख्या को अगर हम एक पिरामिड में दर्शाए तो वो जीव संख्या पिरामिड हो जाएगा। सो सिंपल। अब इसमें समझने वाली बात एक और फिर से यहाँ आ जाती है कि जो जीव संख्या वाला पिरामिड है ये भी सीधा और उल्टा दोनों तरह से बन सकता है। तो ये एक कॉमन बात हुई, जैसा कि जीव भार पिरामिड में था, जीव भार पिरामिड भी सीधा और उल्टा दोनों तरह से बन सकता था। और जीव संख्या का पिरामिड भी कैसा बन पाएगा, सीधा और उल्टा दोनों तरह से ये पिरामिड बन सकता है। ठीक है, जीव संख्या पिरामिड या पिरामिड ऑफ नंबर्स हम इसको बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे, पिरामिड बना करके देखेंगे। कौन सा, इतनी जल्दी नहीं है, हमको समझना है, बस चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि जैसे हम मान लेते हैं कि आपके इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा अगर बात करें संख्या किसकी होती है तो उत्पादक की होती है। सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होगी, आपके उत्पादक की होगी। ठीक है, उत्पादक की होगी। यानी उत्पादक में कौन आते हैं, अब तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी क्योंकि ये तो हम पहली क्लास में जानते हैं कौन उत्पादक है कौन उपभोक्ता है। ठीक है, यानी पेड़ पौधे होंगे। फिर पौधों की संख्या सबसे अधिक हो गई, फिर उसके बाद कौन आता था, प्रथम उपभोक्ता आता था जो कि शाकाहारी था। ठीक है, तो जितने भी शाकाहारी जीव जंतु होंगे उनकी संख्या क्या होगी, कम होगी, किससे, आपके उत्पादक से। ठीक है, जभी तो वो अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे जब इनकी संख्या इससे कम होगी, है ना, नहीं तो खाने की वो लाले पड़ जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता आएंगे, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर आएंगे या प्राथमिक उपभोक्ता आएंगे, उनकी संख्या क्या होगी, उत्पादक से कम होगी, यानी पेड़ पौधों से क्या होगी, कम होगी। फिर इसके बाद कौन आता था, प्राथमिक उपभोक्ता के बाद आता था आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर, तो यहाँ आपने क्या देखा था, सेकेंडरी कंज्यूमर जो थे, जो कि
इन वाले जंतुओं को खाते थे, ठीक है, इन वाले जीव जंतु को खाते थे जो कि घास खाते हैं, या कह लीजिए कि जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते थे, या मांसाहारी जो जीव थे जो सेकेंडरी कंज्यूमर में आते थे, ठीक है, उनकी संख्या इससे कम मिलेगी आपको देखने के लिए, ठीक है। और फिर सबसे बाद में कौन आता था दोस्तों, जो सर्वाहारी थे, जो सब कुछ हजम करते थे, यानी टेरिटरी कंज्यूमर जो थे, तृतीयक उपभोक्ता जो थे, उनकी संख्या आपको सबसे कम देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसमें आपका बाज आ जाता था, ठीक है, इनकी संख्या आपकी बाकी सबसे कम देखने को मिलेगी। तो ये आपका क्या तैयार हो गया, एक पिरामिड तैयार हो गया। किसके आधार पर हमने इसको किया, उनकी संख्या के आधार पर हमने ये पिरामिड तैयार किया कि भाई जिसकी सबसे ज़्यादा संख्या है वो हमने ऐसा बनाया, फिर उसके ऊपर उससे कम संख्या वाला पिरामिड, ठीक है। तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से ये जान लिया, ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ये कैसा हो सकता है, सीधा और उल्टा दोनों तरह से ये पिरामिड बन सकता है। बिल्कुल जैसे हमने वो पेड़ का एग्जाम्पल लिया था वो आपका यहाँ भी काम करेगा, उस पे पेड़ पर संख्या की अगर बात करें, ठीक है, तो उसी तरीके से वो एग्जाम्पल आपका यहाँ भी सटीक बैठेगा, बस उसमें वहाँ भार की जगह यहाँ हमें संख्या पर ध्यान देना होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो प्रकार था हमारा पिरामिड का, पारिस्थितिकी पिरामिड का, वो था ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड यानी एनर्जी का पिरामिड कैसा होता है, तो किसी परितंत्र में सभी जीवधारियों के शरीर में उपलब्ध ऊर्जा को क्या कहते हैं, ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि हर एक जीवित जीव जंतु और प्राणी को किसकी ज़रूरत पड़ती है, जीवित रहने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल इतनी बात तो सबकी समझ में आती है। और इसकी जगह आपको यहाँ एक चीज़ अलग देखने को मिलेगी। बाकी दो पिरामिड में जो एक कॉमन बात थी कि उनका पिरामिड कैसा बनता था, सीधा और उल्टा बनता था, लेकिन यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो ऊर्जा का पिरामिड होता है ये उल्टा नहीं बनता, ये सदैव कैसा बनता है, ये सदैव सीधा बनेगा, ठीक है। जो ऊर्जा का पिरामिड होता है ये सदैव कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, ये पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। क्लियर है आप सभी को? चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को ख़त्म करने की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक लास्ट टॉपिक बच जाता है, टॉपिक नहीं, ये एक आपका कॉमन सा क्वेश्चन है और आपका प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। 2018 में पूछा गया था आपका कि पृथ्वी के अगर हम सभी पौधों को समाप्त कर दे तो क्या हो जाएगा, क्या जंतु जगत पर उसका कोई प्रभाव पड़ेगा, अगर हाँ तो आप उसकी व्याख्या करिए, ठीक है। अगर हम पृथ्वी से पेड़ पौधों को समाप्त कर दे या पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो क्या जीव जंतु जीवित रह पाएंगे, ठीक है। तो आपका क्या जवाब होगा कि बिल्कुल नहीं, इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। कैसे, चलिए समझते हैं। देखिए दोस्तों, खाद्य श्रृंखला के सभी पोषी स्तरों पर जीव भोजन के लिए क्या होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। हमने जाना था खाद्य श्रृंखला में कि हर किसी को ऊर्जा की ज़रूरत होती है और उस ऊर्जा को पाने के लिए, जीवित रहने के लिए हर एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है, किसके लिए, भोजन के लिए। और यदि किसी भी एक स्तर को हम नष्ट कर दे तो क्या होगा, पूरी खाद्य श्रृंखला बिगड़ जाएगी, उस पर असर पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसलिए पृथ्वी से सभी पौधों को समाप्त नहीं किया जा सकता, और अगर ऐसा होता है, समाप्त किए जाए तो पूरा आप कह सकते हैं कि जीवन या पूरा जंतु जगत या पूरा मानव जीवन भी समाप्त हो जाएगा अगर पेड़ पौधे पृथ्वी से समाप्त हो गए, ठीक है। तो आपने जान लिया कि क्या प्रभाव इसका पड़ेगा। निष्कर्ष में हम लोग देखेंगे क्या इसका प्रभाव पड़ा कि मानव जीवन व जीव जंतु जगत समाप्त हो जाएगा अगर हमने पृथ्वी से पेड़ों को समाप्त किया। इतना बहुत अच्छे से आप सभी को क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे यहाँ से आपका, ठीक है। सेकंड यूनिट की शुरुआत होती है जिसमें हम खनिज, धातु, अयस्क इन सभी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे खनिज क्या होता है, ठीक है। खनिज जिसको कि हम अंग्रेजी में मिनरल्स कहते हैं। तो खनिज, जो खनिज शब्द है इसका अगर अर्थ जानने की कोशिश करें तो खनिज शब्द दो शब्दों के मेल से बना होता है, खनि जमा ज। खनि का मतलब खान, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, खान, और जा से जन्मा या निकाला गया, ठीक है।
जन्मा, यानी जो हमें खान से उपलब्ध हो वो सभी धातुओं के यौगिक क्या कहलाएंगे? खनिज कहलाएंगे। ठीक है, मिनरल्स कहलाएंगे। क्लियर है आप सभी को? क्या कहा कि धातुओं के वे यौगिक जिनमें धातुओं की मात्रा पाई जाए या जो भूपर्पटी में पाए जाए, उन सभी को हम क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे, जो खान से खोदकर निकाले जाए। ठीक है, यहाँ आपको बताया गया है खनिज एक ऐसे भौतिक पदार्थ है जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं। कुछ उपयोगी खनिजों के नाम जैसे लोहा हो गया, अभ्रक हो गया, कोयला हो गया। ठीक है, ये सभी कैसी है? खनिज है। अब आगे हम बात करेंगे और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बॉक्साइट, नमक, जस्ता, चूना। ठीक है, चूना पत्थर, ये सभी क्या होते हैं? खनिज होते हैं। यानी जो पदार्थ प्रकृति में या प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं, जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, उसको हम खनिज कहते हैं। अब खनिज के भी दोस्तों प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं खनिज के प्रकार? तो खनिज के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। खनिजों के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। कौन कौन से हैं? तीनों के नाम आपको ध्यान होने चाहिए। खनिजों के 3 प्रकार होते हैं। पहला धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके इन तीनों के बारे में जानेंगे। धात्विक खनिज कौन से होते हैं, अधात्विक कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों धात्विक खनिज की। ठीक है, धात्विक खनिज किसे कहते हैं? दोस्तों जिन खनिजों में अयस्क की खुदाई में से निकलकर शुद्ध धातु के पश्चात जो धातु प्राप्त होती है, या कह लीजिए जिनमें धातु की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, और जो मूल रूप से कठोर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उन खनिजों को क्या कहते हैं? धात्विक खनिज कहते हैं। जो मूल रूप से कठोर हो, ठीक है, निकलते तो ये भी खुदाई से है खनिज, क्योंकि भूपर्पटी में पाए जाते हैं, और जिसमें धातु के गुण पाए जाए, धातु के गुण जैसे कि कठोर हो, ठीक है, उसमें चमक हो, तो वो सभी खनिज क्या कहलाएंगे? आपके धात्विक खनिज कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लौह अयस्क, निकल, कोबाल्ट और मैग्नीज, ये सभी क्या है? आपके धात्विक खनिज है। ठीक है, बिल्कुल। अब हम जानेंगे अधात्विक खनिज कौन से होते हैं। दोस्तों वे खनिज जो खुदाई से निकलने के बाद और शुद्ध करने के बाद जो उनसे आप कहते हैं कि जो उनका मटेरियल निकल के आता है, प्योर खनिज जो हमें प्राप्त होता है, अगर वो अधातु के रूप में प्राप्त हो, यानी जिसमें धातु के गुण ना पाए जाए, यानी उसमें धातु के गुण ना पाए जाए, उसको हम क्या कहेंगे? अधात्विक खनिज कहेंगे। आपके पेपर में यहाँ से धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, या धातु या अधातु भी आप इसको बोल सकते हैं, इन दोनों के बीच में अंतर पूछा जाता है। तो इनको मैं अभी थोड़ा और आगे बढ़ूंगी और एक्सप्लेन करूंगी इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, धात्विक खनिज और अधात्विक के बीच में अंतर क्या है बेसिकली। ठीक है, धातु अधातु में अंतर क्या है, वही ये आपको आगे देखने को मिलेगा टेबल की फॉर्म में, तो वहाँ हम इसको बहुत अच्छे से जानेंगे। ठीक है, अभी आप मोटा मोटा से जानते हुए चलिए। ठीक है, अधातु कौन कौन से होते हैं? जैसे अभ्रक हो गया, ग्रेनाइट हो गया, सल्फर हो गया, पोटाश हो गया और लवण, ये सभी अधात्विक खनिज होते हैं। तीसरा प्रकार जिसके बारे में हमने जाना, जिसको हमने कहा ऊर्जा खनिज। ठीक है, ये हमारा तीसरा प्रकार था किसका? खनिज का। तो ऊर्जा खनिज कौन से होंगे? जिन खनिज पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त होती है, उन खनिजों को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा खनिज कहते हैं। सो सिंपल सी परिभाषा क्या कि भाई जिन पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त होगी उन्हें ऊर्जा खनिज कहेंगे। जिन खनिजों से धातु प्राप्त होगी उन्हें धात्विक खनिज कहेंगे। जिन खनिजों से अधातु प्राप्त होगी उन्हें अधात्विक खनिज कहेंगे। ऐसे आप इन तीनों की परिभाषा लिख सकते हैं। उदाहरण देखेंगे, उदाहरण क्या क्या होंगे इसके, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक है, आपका कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किसके उदाहरण हैं? खनिज, ऊर्जा खनिज के उदाहरण हैं। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज, तीनों के बारे में हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया और आपने बहुत अच्छे से समझा कि तीनों की परिभाषा आपको कैसे बतानी है अगर पूछी जाती है। अब हम और आगे बढ़ते हैं
और अब हम दोस्तों बात करेंगे अयस्क के बारे में। ठीक है, हमने खनिज के बारे में जान लिया, अब हम अयस्क के बारे में बात करेंगे। मैं आपको पहले यही समझाना चाहूंगी कि देखिए खनिज तो क्या थे कि वे यौगिक, धातुओं के वे यौगिक जिनसे हमें धातु की मात्रा क्या होती थी, धातु की मात्रा धातु की मात्रा बहुत कम मिलती थी। ठीक है, बहुत कम होती थी उनके अंदर, खनिजों के अंदर। यहाँ मैं लिख लेती हूँ, ठीक है, डिफरेंस लिखेंगे यहाँ पर हम, तो आपको दोनों क्लियर हो जाएगा। हमें आगे इसकी परिभाषा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको यही बता देती हूँ। तो अयस्क और खनिज के बीच में आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, तो हम पहले इसका क्या करेंगे, अंतर जान लेंगे। ठीक है, यहाँ हम जानेंगे खनिज के बारे में, यहाँ हम जानेंगे अयस्क के बारे में। खनिज मैंने आपको बताया 3 प्रकार का होता है। किसे कहते हैं खनिज? तो धातुओं के वे यौगिक, धातुओं के यौगिक या वे यौगिक जिनमें धातु की मात्रा, जिनमें धातु की मात्रा क्या होती है, बहुत कम मिलती है। ठीक है, बहुत कम होती है, उनको हम क्या कहेंगे, खनिज कहेंगे। ठीक है, कम क्यों होगी? क्योंकि इन जो यौगिक है धातुओं के, इनमें ये बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ वाले होते हैं, यानी धातुओं के साथ साथ बहुत ज़्यादा मिट्टी और बहुत सारी अलग अलग अशुद्धियाँ मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जान लिया खनिज क्या होते हैं। क्या होंगे कि धातुओं के वे यौगिक जिनमें धातु की मात्रा तो बहुत कम, लेकिन अशुद्धियों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है इसमें, और धातुएं बहुत कम होती है, उसे हम खनिज कहते हैं। इसी के साथ अयस्क की अगर बात करें, अयस्क क्या होंगे, तो अयस्क इसका थोड़ा सा उल्टा है। कैसे? कि धातुओं के वे यौगिक, धातुओं के वे यौगिक जिनमें क्या होता है, जिनमें धातु पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। कितनी? पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, ज़्यादा होती है, कहने का अर्थ ये है कि पर्याप्त मात्रा में होती है धातु, पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। यानी इसमें बहुत ही कम इम्प्योरिटीज़ होगी। तो दोनों के बीच में यही अंतर है कि ये ज़्यादा शुद्ध होती है इसके मुकाबले। ठीक है, उसे ही हम अयस्क कहेंगे। बाकी दोनों में अंतर आपने देख लिया। अब अगर बात करें उदाहरण की अगर बात करें, उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं इन दोनों में अंतर करने के लिए, अगर उदाहरण जानना चाहें हम, तो चलिए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इसमें अभ्रक हो गया, ठीक है, अभ्रक हो गया, और इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ आपको मिलेगी। उसके बाद लिमोनाइट हो गया। इस तरह की सभी धातुएं किस में आएंगी, खनिज में आएंगी। और अगर यहाँ हम बात करें बॉक्साइट जो होता है, ठीक है, बॉक्साइट हो गया, तो इसमें ज़्यादा मात्रा मिलेगी आपको किसकी, धातु की। ठीक है, तो इस तरह के ये उदाहरण किस में आ जाएंगे, आपके अयस्क में आ जाएंगे। ठीक है, एल्युमिनियम के अयस्क हो गए, उनमें ज़्यादा मात्रा किसकी मिलेगी, धातु की मिलेगी, बहुत कम इम्प्योरिटीज़ होंगी, तो उन सभी को हम क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। ठीक है, तो अयस्क और खनिज में अब आपको कोई कन्फ्यूज़न मेरे ख्याल से नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल। इसके साथ साथ एक और इसकी विशेषता है दोस्तों, अगर बात करें खनिज और अयस्क की अलग अलग एक और विशेषता आप लोग जानते हुए चलिए। जो खनिज होते हैं इनको बहुत आसानी से प्राप्त नहीं किया जाता। जो इन खनिजों में धातुएं होती है, ठीक है, खनिज क्या होते हैं जिसमें बहुत कम मात्रा होती है धातु की और अशुद्धियाँ ज़्यादा होती है। तो जो खनिज की जो मात्रा होती है उसको बहुत मुश्किल होती है उसको शुद्ध करने में। ठीक है, उन इम्प्योरिटीज़ से उन धातु को निकालने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। तो कठिन प्रोसेस होता है, आप ये कह सकते हैं कि धातु भी कम है उसके अंदर और प्रोसेस भी उसका कठिन है। ठीक है, तो क्या होंगे, खनिज होंगे। बात करें अगर अयस्क की, इम्प्योरिटीज़ तो इनमें भी है लेकिन बहुत कम है और धातु की मात्रा इनमें ज़्यादा है, और इनको बहुत ही आसानी के साथ, ठीक है, उन इम्प्योरिटीज़ को अलग कर दिया जाता है धातुओं से। तो ये भी इसकी एक अलग अपनी विशेषता थी। क्लियर हो गया आप सभी को? चलिए अब हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं।
यहाँ एक बार फिर से बताया गया है खनिज के बारे में, ठीक है। खनिज क्या होते हैं? पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक, ठीक है, जिनमें धातु की मात्रा बहुत कम होती है और अन्य अशुद्धियां बहुत ज़्यादा पाई जाती है, उनको हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ आप उदाहरण के रूप में जैसे अभ्रक हो गया, ये इस तरीके से आप इसका एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते हैं। अयस्क मैंने अभी बताया। ओर्स क्या होते हैं? अयस्क क्या होते हैं? ऐसी आप कह सकते हैं ऐसे खनिज जिनमें धातु की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है और इनको बहुत आसानी के साथ निष्कर्षण किया जा सकता है। इनको यानी इम्प्योरिटीज़ को इनसे अलग कर दिया जा सकता है, ठीक है। उनको हम अयस्क कहेंगे, बहुत कम लागत में, ठीक है, बहुत कम लागत में इनको आसानी से प्योर बनाया जा सकता है, उसको हम अयस्क कह देंगे। तो आई होप आपको ये दोनों बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये आप कुछ नहीं लिखेंगे अपने नोट्स में, आपको सिर्फ यहाँ जो मैंने ये डिफरेंस जो बताया, बस ये आप अपने नोट्स में लिखेंगे, ठीक है। इसी से आपको खनिज भी क्लियर हो जाएगा और साथ साथ अयस्क भी, ठीक है। तो इतना काम आप लिखेंगे, ये आप नहीं लिखेंगे, बिल्कुल। एग्जाम्पल आप उसके लिख सकते हैं ज़्यादा। अब हम दोस्तों यहाँ पर जानेंगे, यहाँ आपको क्या बताया गया है? कुछ अयस्क, उनके नाम और उनके रूप बताए गए हैं, लेकिन ये आपको मैं दूसरी टेबल से करवाऊंगी, वहाँ उनके साथ साथ उनका फॉर्मूला भी दिया गया है। अगर बाय चांस फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो वो भी आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ये टेबल आप अपनी नोटबुक में ज़रूर बनाएं, ठीक है। इस टेबल को आपको ज़रूर बनाना है। यहाँ आपको धातु दी गई है, यहाँ आपको अयस्क का नाम बताया गया है और यहाँ आपको बताया गया है कि उसका जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है, वो क्या होता है? अयस्क का, ठीक है। और यहाँ आपको अयस्क का रूप बताया गया है। क्लियर? तो अब एक एक करके इन सभी के हम जानेंगे धातु, और धातु वो किस अयस्क से प्राप्त होती है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है और उस अयस्क का रूप कौन सा होता है, ये हम अब एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम मैग्नेसाइट अयस्क से प्राप्त होता है, ठीक है। मैग्नीशियम मैग्नेसाइट अयस्क से प्राप्त होता है। बहुत ही आप देखेंगे बहुत मिलता जुलता नाम है, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। मैग्नीशियम मैग्नेसाइट से प्राप्त होता है और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? MgCO3 होगा। दोस्तों ये आपको ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, आप एक से दो बार इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और ये आपकी सिलेबस की बुक है, ये उसी से लिया गया चार्ट है, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर आते हैं। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इनको आप ज़रूर कर ले, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आपका बाहर नहीं जाना चाहिए, आपको छूटना ही नहीं चाहिए वो क्वेश्चन। अब बात करें दोस्तों अयस्क का रूप कैसा है, तो कार्बोनेट है। क्लियर? अयस्क का रूप कैसा होगा? कार्बोनेट होगा। ये टेबल आपको याद करनी है। इसके बाद बाकी चीज़ें तो मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ, उनको आपको रटने की या याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। जिंक धातु कैलेमाइन अयस्क से प्राप्त होती है। जो जिंक धातु है वो कैलेमाइन अयस्क से प्राप्त होती है और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होगा? ZnCO3 होगा, ठीक है। ZnCO3 होगा। ये केमिकल फॉर्मूला आपको याद रखना है। और अयस्क का रूप क्या है? कार्बोनेट है। क्या है? कार्बोनेट है। इसका भी कार्बोनेट था, मैग्नीशियम का भी, और जिंक का भी कैसा था? कार्बोनेट था। इसके बाद जो तीसरी बारी आती है ये है आपका लेड, ठीक है। लेड ये किस अयस्क से प्राप्त होता है? तो ये गैलेना अयस्क से प्राप्त होता है, गैलेना नामक अयस्क से प्राप्त होता है। और लेड का आप अगर बात करें केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो PbS होता है। अयस्क का रूप क्या होता है? तो ये सल्फाइड होता है। कैसा? सल्फाइड होता है। आगे बात करें दोस्तों, अगली धातु है कॉपर। कॉपर के अयस्क का नाम है कॉपर ग्लांस। तो आपको बहुत मिलता जुलता नाम है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट, कॉपर का क्या होगा? कॉपर ग्लांस, ठीक है। कॉपर ग्लांस, तो ये बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? Cu2S। और अयस्क का रूप क्या होगा? तो सल्फाइड होगा, ठीक है। देखिए ये भी सल्फाइड था और ये भी सल्फाइड था, ये भी कार्बोनेट था और इसका भी रूप कार्बोनेट था। तो ये आपको कॉमन मिलेगा यहाँ पर। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आयरन की। ये आपसे बहुत पूछा जाता है आयरन वाला, ठीक है। आयरन के अयस्क का नाम बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको याद रखना है, क्या होगा? हेमेटाइट होगा।
आयरन और मैग्नीशियम, ये तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। मैग्नीशियम का मैग्नीसाइट और आयरन का क्या है, हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, Fe2O3। केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, Fe2O3 होगा। और इसके अयस्क का रूप कैसा है, ऑक्साइड है। ठीक है, एक बार और देखेंगे। मैग्नीशियम का अयस्क का नाम क्या था, मैग्नीसाइट था। आयरन के अयस्क का नाम हेमेटाइट था। ठीक है, और जो मैग्नीशियम धातु थी उसका अयस्क का रूप कैसा था, तो कार्बोनेट था। और आयरन का कैसा है, ऑक्साइड है। आगे हम बढ़ेंगे और आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों एल्यूमिनियम के बारे में। एल्यूमिनियम के बारे में, तो एल्यूमिनियम का जो अयस्क का नाम है वो है बॉक्साइट। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, Al2O3 2H2O। ठीक है, और इसके अयस्क का रूप इसका भी क्या होगा, ऑक्साइड हो जाएगा। इस टेबल को आप 2 से 3 बार जरूर बनाएंगे। इसके बाद बात करें दोस्तों, अगला आपका आता है सिल्वर। सिल्वर के अयस्क का नाम भी आपसे पूछ लिया जाता है, क्या होगा, अर्जेंटाइट होगा। सिल्वर के अयस्क का नाम अर्जेंटाइट होगा। और Ag2S इसका क्या हो जाएगा, रासायनिक सूत्र हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर इसके अयस्क के रूप की बात करें तो सल्फाइड हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल, बहुत अच्छे से। आगे बात करेंगे दोस्तों कैल्शियम। कैल्शियम के अयस्क का नाम होता है जिप्सम। ठीक है, कैल्शियम के अयस्क का नाम क्या होगा, जिप्सम हो जाएगा। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा, सूत्र होगा, वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, CaSO4 2H2O। ठीक है, और अयस्क का रूप कौन सा होगा, सल्फेट होगा। बाकी मैं आपको जब इस इमेज को शेयर करूंगी, इसको PDF में नहीं अलग से शेयर करूंगी, तो फिर क्या होगा, आपको मैं इसमें बहुत अच्छे से मार्क करके दूंगी। ठीक है, स्टार मार्क करके दूंगी कि इनको तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। क्लियर, बहुत अच्छे से एक बार इसको दोबारा से फटाफट से रिवाइज करते हैं। मैग्नीशियम के अयस्क का नाम मैग्नेटाइट, जिंक के अयस्क का नाम कैलेमाइन, लेड के अयस्क का नाम गैलेना, कॉपर के अयस्क का नाम कॉपर ग्लांस, आयरन के अयस्क का नाम हेमेटाइट, एल्युमिनियम के अयस्क का नाम बॉक्साइट। ये बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त होती है एल्युमिनियम धातु, ये कहना चाह रहा है। अर्जेंटाइट से प्राप्त होती है सिल्वर धातु। ठीक है, क्योंकि हमने जाना था कि अयस्क में धातुएं पाई जाती है। ठीक है, तो जिप्सम में कैल्शियम। ठीक है, जिप्सम अयस्क में कौन सी धातु पाई जाएगी, कैल्शियम पाई जाएगी। इतना आप सभी को क्लियर हो गया। एक बार जब मैं इसका ये इमेज आपके साथ शेयर करूंगी, वहां भी आप इसको एक बार क्या करेंगे, इसको एक बार पढ़ेंगे और तब इसको एक टेबल की फॉर्म में आपको ये बनाना है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। ये टेबल हमने वहां से जान ली है। ठीक है, उसी टेबल को आप लोग बना लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक हमारा होगा धातुओं का निष्कर्षण। निष्कर्षण का मतलब होता है कि धातु के शुद्ध रूप को अलग करना। ठीक है, क्योंकि जब हम वो खनिज के रूप में उसको प्राप्त करते हैं या अयस्क के रूप में प्राप्त करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है। तो हम फिर उसको क्या करते हैं, उसमें से जो हमारे काम की चीज़ें हैं, जो हमारे काम की धातुएं होती है, उसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, उसको अलग कर लेते हैं। उसकी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है धातु का निष्कर्षण करने की, धातुओं को अलग करके निकालने की, उससे इम्प्योरिटीज़ को अलग करने की। तो वही क्या कहलाएगा, धातुओं का निष्कर्षण कहलाएगा। तो चलिए इस यूनिट को पूरा फिनिश करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको बीच में ऐसा लगता है कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो वीडियो को पॉज करके आप बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर यहीं से शुरुआत कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको पूरा कंप्लीट ही करेंगे आज। अयस्क में जो धातु की मात्रा होती है वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं पाई जाती, तो उसको शुद्ध करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो विभिन्न विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं, उनको हम क्या कह देते हैं, निष्कर्षण कहते हैं। धातु का निष्कर्षण करने की विधि कहते हैं। जो अलग अलग तरीके हम अपनाते हैं शुद्ध धातु को अलग करने के लिए, तो उसको हम निष्कर्षण कहते हैं। चलिए अब जानते हैं दोस्तों इसकी विधियां कौन कौन सी होती है। यानी जो शुद्ध धातु होती है उस अयस्क के अंदर जो उपस्थित धातु होती है, शुद्ध धातु को अलग करने के लिए हम कुछ विधि का प्रयोग करते हैं। तो वे विधि कौन कौन सी हो सकती है उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले है भर्जन विधि, यानी रोस्टिंग जिसे कहते हैं। ठीक है, तो भर्जन विधि में क्या होता है, इसमें दोस्तों अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से
कम ताप तक गर्म किया जाता है और वह क्या होता है, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो जब ये प्रक्रिया अपनाई जाती है इसी को क्या कहा जाता है, भ्रंजन या रोस्टिंग विधि। ठीक है, क्या होता है इसमें एक बार और आप सभी सुनेंगे। अयस्क को वायु की उपस्थिति में क्या किया जाता है, उसके गलनांक से कम ताप तक गर्म किया जाता है, यानी थोड़ा सा जो उसका गलनांक पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, उससे थोड़ा कम गर्म उसको किया जाता है, जिससे ऑक्साइड में वो परिवर्तित हो जाता है और इस प्रक्रिया को हम रोस्टिंग विधि या भ्रजन विधि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल में आपको बताया गया है कि कॉपर सल्फाइड युक्त अयस्क वायु में गर्म करने पर क्या होगा, वह कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कॉपर सल्फाइड युक्त अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो उसमें क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा, जैसा कि यहाँ बताया है कि किस में परिवर्तित होगा, ऑक्साइड में। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हमने कि भैया एक अयस्क है जिसमें कॉपर सल्फाइड युक्त जो है उसमें धातु है, तो उसको जब हम वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो कॉपर अयस्क या कॉपर ऑक्साइड में बदल जाएगी। इस परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहेंगे, रोस्टिंग विधि कहेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ ये इसका एक फॉर्मूले की तरह से इसको लिखा गया है कि अगर कॉपर सल्फाइड है उसको ऑक्सीजन यानी हवा की उपस्थिति में उसको गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड मिलेगा और सल्फर डाई ऑक्साइड मिलेगा। तो यानी ऑक्साइड हमें मिला, वही बात इसमें बताई गई है। तो यहाँ एक और चीज आप लोग नोट करेंगे कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण करने की जो प्रक्रिया होती है उसको धातुकर्म कहते हैं। वही चीज यहाँ पर लिखी गई है कि अयस्क से अशुद्धियों को दूर करके जो उससे शुद्ध धातु होती है उसकी मात्रा को अलग करने की प्रक्रिया निष्कर्षण या धातुकर्म कहलाती है। वो हमने अभी ऊपर जान लिया है। तो पहली विधि कौन सी जानी हमने, रोस्टिंग विधि। ठीक है, रोस्टिंग विधि की हमने बात कर ली, रोस्टिंग मेथड की हमने बात कर ली। अब दूसरा जो तरीका होता है अगर उसकी बात करूं तो अयस्क का सांद्रण 3 विधियों से किया जाता है। सांद्रण का मतलब क्या होता है, सांद्रण का मतलब भी दोस्तों वही होती है क्या, कि अशुद्धियों को अलग करने की विधि सांद्रण कहलाती है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अयस्क का सांद्रण क्या होता है। सांद्रण का मतलब, थोड़ा सा वर्ड ऐसा है लेकिन आपको समझना है, थोड़ा ध्यान से समझना है तो गलतियां आपसे फिर नहीं होंगी। अयस्क से अशुद्धियों को पृथक, यानी पृथक का मतलब होता है अलग करना, अलग करने की विधि को क्या कहते हैं, सांद्रण कहते हैं। ठीक है, अयस्क में से जितनी अशुद्धि होती है उनको अलग करने की विधि सांद्रण कहलाती है। तो ये सांद्रण की 3 विधि होती है। कौन कौन सी, पहली है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। पृथक का मतलब मैंने आपको बता दिया, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पृथक्करण मतलब अलग करना। ठीक है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, यानी यहाँ पर आपका बात की जाए तो यहाँ पर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रयोग किया जाएगा इसमें, और तब उस फोर्स का प्रयोग करके क्या करेंगे, उसको जितने भी उसमें अशुद्धियां हैं उसको अलग किया जाएगा। आगे मैं आपको बताऊंगी, तो अभी आपको सिर्फ नाम ध्यान रखने हैं। ठीक है, सिर्फ नाम ध्यान रखने हैं यहाँ पर आपको। आगे बात करें, दूसरा क्या है, चुंबकीय पृथक्करण विधि। कौन सी, चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसमें हम मैग्नेट का यूज करेंगे, यानी मैग्नेट को अलग करने का काम करेंगे। आगे आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी, तो बिल्कुल आपने इस बात को लेकर के परेशान नहीं होना है कि इसका नाम कैसा है, ये कैसी विधि है। ठीक है, तीसरा है फेन प्लवन विधि। तो ये 3 विधि है जिनके बारे में अब हम जानेंगे। ये तीनों सांद्रण की विधियां है। ठीक है, ये तीनों किसकी विधियां है, सांद्रण की विधि है। यानी इन तीनों की मदद से हम जो भी अशुद्धियां होती है अयस्क के अंतर्गत उनको अलग करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के बारे में, कैसे काम करेगी विधि। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अयस्क में जो अशुद्धि पाई जाती है, आप इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए कोई अयस्क है, अयस्क के अंदर जो अशुद्धियां हैं, जो धातु है, वो अशुद्धियां भी उसमें मिली हुई है। उस धातु में, प्योर धातु के साथ साथ उसमें बहुत सारी अशुद्धियां भी है। तो यदि वो हल्की है धातु, तो उसका हम सांद्रण किस विधि से करेंगे, अगर वो हल्की है।
अगर वो हल्की है तो हम उसमें प्रयोग करेंगे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का उपयोग करेंगे, अगर वह धातु हल्की है। ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ इस डायग्राम की मदद से आप लोग समझेंगे। आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए, इस डायग्राम में आपका ध्यान बिल्कुल डायग्राम में होना चाहिए। मैं समझाऊंगी कि कैसे कैसे इसमें आप अपने आप लिख पाएंगे फिर इसके अंदर, अगर ये इस तरह से आपका प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाता है। तो देखिए क्या होगा गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के अंतर्गत। सबसे पहले अगर बात की जाए तो इसमें एक इस तरीके से तिरछा लकड़ी का तख्ता होता है। आप यहां देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूं ताकि आप आसानी से देख पाए। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे आई होप क्लियर तरीके से। तो क्या होता है, इसमें एक तिरछा तख्ता रखा जाता है लकड़ी का। ठीक है, लकड़ी का एक तख्ता होता है, यानी कटी हुई लकड़ी को तिरछा रखा जाता है, और फिर इसके ऊपर एक यहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि एक पट्टा लगा करके या कोई एक बर्तन रख के उसके ऊपर क्या रखा जाता है, पिसा हुआ अयस्क रखा जाता है। ठीक है, और इस बर्तन से धीरे धीरे इस पिसे हुए अयस्क को इस तिरछे तख्ते पर गिराया जाता है। तो बीच में इस तख्ते पर क्या होते हैं, कुछ अवरोध भी होते हैं। अवरोध किस तरह से, कोई जाली लगी हो सकती है, ठीक है, कोई कपड़ा लगा हो सकता है। अवरोध मतलब जो अशुद्धियों को रोक ले। ठीक है, तो यहाँ पर अवरोध लगा होता है। उसके बाद इधर से जल का प्रवाह करने के लिए यहाँ पर कोई नल होना चाहिए, जो तेज प्रवाह का जल होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि जल के प्रवाह के कारण क्या होगा, जो अयस्क है, अयस्क यहां पर इस अवरोध के बीच में रुक जाएगा, जो भारी कण होंगे। क्यों, क्योंकि जल का प्रवाह तेज होगा और जितने भी हल्के कण होंगे वो हल्के कण इस पट्टे पर, इस तख्ते पर बहते हुए कहाँ, नीचे इस बर्तन में आ गिरेंगे। इन अशुद्धियों को किस नाम से जाना जाएगा, जो यहाँ पर ये अशुद्धियां इकट्ठा होगी, जो हल्के कण हैं, जो अशुद्धियों के हल्के कण हैं, वो सारे इस पानी के बहाव के कारण बहते हुए इस बर्तन में आ जाएंगे। और इस बर्तन में जितनी अशुद्धियां इकट्ठा होगी, इसको किस नाम से जानते हैं, इस अशुद्धि को गैंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गैंग के नाम से जानते हैं। तो आपने देखा किस कैसी प्रक्रिया है, ये कौन सी प्रक्रिया थी, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि थी। इसमें क्या करते हैं, अब आप अपने शब्दों में बताने की कोशिश करिए कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, एक तिरछा तख्ता चाहिए होगा, या तख्ता चाहिए, तिरछा तो अपने आप कर लेंगे, है ना। तो एक तख्ता चाहिए सबसे पहले तो आपको, फिर पिसा हुआ अयस्क आपके पास हो, जिसको आप प्योरीफाई करेंगे या जिसको आप शुद्ध करने वाले हैं, शुद्ध करने की आप ये सांद्रण विधि अपनाने वाले हैं। ठीक है, तो वो अयस्क आपके पास पिसे हुई फॉर्म में होना चाहिए या पिसा हुआ होना चाहिए। आप धीरे धीरे इस तख्ते पर इस पिसे हुए अयस्क को गिराएंगे और इधर से तेज प्रवाह वाले जल को इस पर फ्लो करवाएंगे। तो उस पिसे हुए अयस्क से जितनी भी अशुद्धियों के हल्के कण हैं, वो हल्के कण बहाव के कारण यहाँ नीचे निकल जाएंगे, इस बर्तन में आ जाएंगे, यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। और जो अवरोधक बीच में लगा हुआ था, वहां क्या होगा, वहां जो हमारा प्योर धातु है, प्योर अयस्क में से निकली हुई जो धातु है, जो भारी है, वो इस अवरोधक पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी, क्योंकि उसके भारी कण होते हैं। ठीक है, और जितने भी हल्के कण थे वो सभी कहाँ, यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। तो इन अशुद्धियों को, जो यहाँ पर हल्के कण थे, उन्हें क्या बोले जाएगा, गैंग बोलेंगे। तो ये गैंग आपके पेपर में पूछ लिया जाता है कि गैंग क्या होता है। अब आपको पता होगा कि जितनी भी अशुद्धियां ये हमने जाने की सांद्रण करने की विधि के बाद जो अशुद्धियां प्राप्त होती है अलग, उनको हम गैंग कहते हैं। क्लियर, आगे बात करते हैं। तो ये आपको पता चल गया। अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों दूसरी विधि के बारे में। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि बहुत अच्छे से हमने जान ली। अब बात करेंगे जो दूसरी विधि है, चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, इसमें क्या होगा दोस्तों, जिन अयस्कों या उनकी अशुद्धियों में चुंबकीय गुण होते हैं, उनमें अशुद्धियों को पृथक करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, चुंबकीय पृथक्करण विधि अपनाई जाती है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास अयस्क है, अयस्क का मतलब होता है जो चट्टानों से प्राप्त हमें नेचुरल, आप कह सकते हैं नेचुरल रूप से हम चट्टानों से खोदकर जो
अयस्क निकालते हैं, चट्टानें होती है, उसमें बहुत सारी धातुएं मिली हुई होती है, बहुत सारी उसमें अशुद्धियां होती है, तो उसको अयस्क कहते हैं। तो उस अयस्क में अगर कुछ चुंबकीय गुण हैं और हम उन चुंबकीय जो पदार्थ है उस अयस्क से अलग करना चाहते हैं, अशुद्धियों को अलग करना चाहते हैं, तो तब हम किस विधि का प्रयोग करेंगे? हम करेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग। ठीक है, तो यहां हम क्या बात कर रहे हैं कि भैया जिन अयस्कों में चुंबकीय गुण होते हैं और उनके साथ साथ बहुत सारी अशुद्धियां भी होती है, उन अशुद्धियों को पृथक करने के लिए, अलग करने के लिए हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। क्लियर? अब कैसे करेंगे इस विधि का प्रयोग, ये भी तो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये आप यहां इस इमेज में देखेंगे, इमेज आपको बहुत अच्छे से क्लियर दिख रही है। ठीक है, यहां आप देखेंगे तो यहां हमने क्या देखा कि इस इमेज में आप देखेंगे कि एक रोलर इधर लगा हुआ है जिसको हम बोलेंगे चुंबकीय रोलर। ठीक है, और एक रोलर इसके दूसरे सिरे पर लगा हुआ है और इन दोनों को एक पट्टे की मदद से यहाँ पर क्या किया गया है, एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है। एक चमड़े के पट्टे की मदद से इसको, इन दोनों रोलर को आपस में जोड़ा गया है। तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी इन दो रोलर की, उस पर एक पट्टा होना चाहिए। ठीक है, और हम नीचे दो बर्तन रखेंगे, एक चुंबकीय अयस्क के लिए और एक अशुद्धियों के लिए, क्योंकि हमारे पास जो अयस्क है उसमें हमें करना क्या है, चुंबकीय अयस्क को ही तो उसमें से अलग करना है, जो चुंबकीय गुण वाला पदार्थ है उसी को अलग करना है, इसीलिए इसका नाम चुंबकीय पृथक्करण विधि है। तो हमें वही इसमें काम करना होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले जो बर्तन है ऊपर आप देख रहे हैं, इसमें है पिसा हुआ अयस्क। ठीक, पिसा हुआ अयस्क है, तो जब हम इन रोलर को घुमाएंगे जिन पर कि ये पट्टा लगा हुआ है, तो इसको घुमाने के बाद हम इस पिसे हुए अयस्क को थोड़ा थोड़ा करके इस पट्टे पर छोड़ेंगे। ठीक है, पट्टे पर इस अयस्क को डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो इसके डालने पर ये पट्टा चलेगा और इधर चुंबकीय रोलर के पास घूमते हुए इधर वापस से जाएगा। ठीक है, तो एक सिरे पर डालते हैं, जब अयस्क चलते हुए पट्टे के दूसरे सिरे के पास पहुंचकर नीचे गिरता है, तो जो अयस्क का चुंबकीय भाग होता है तो वो आकर्षित होकर इस चुंबकीय अयस्क वाले डब्बे में चला जाता है। क्यों? क्योंकि इस डब्बे में हम पहले से ही क्या रखते हैं, चुंबकीय पदार्थ रखते हैं, या समझ लीजिए कि चुंबक रखते हैं, जो कि अपने आप यहाँ से जब वो गिरेगा पदार्थ, उसमें से चुंबक को अपने आप अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी और जो बाकी बची हुई अशुद्धियां होगी वो इस वाले मग में या इस वाली बाल्टी में यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी। तो ये पूरी विधि थी कौन सी, अयस्क का चुंबकीय पृथक्करण करने की विधि। क्लियर हुआ आपको कैसे क्या हुआ इसमें हमारे पास दो रोलर थे जिनमें हमने एक चमड़े का पट्टा चढ़ाया, उसके बाद एक बर्तन में पिसा हुआ अयस्क लिया और इस पट्टे पर हमने उस अयस्क को डाला। तो जैसे ही पट्टा चलकर इधर चुंबकीय रोलर के पास पहुंचा, तो जब यहाँ से वो पिसा हुआ अयस्क नीचे गिरेगा, तो इधर वाली जो बाल्टी है इसमें रखा है चुंबकीय पदार्थ या चुंबक रखी है, तो जब यहाँ से वो पिसा हुआ पदार्थ नीचे गिरेगा तो उसमें जो भी चुंबक के गुण होंगे वो एक इधर वाली जो हमारा मग है, बाल्टी है जिसमें चुंबक रखी है, वो अपनी तरफ उसको आकर्षित कर लेगा। ठीक है, तो यानी चुंबक के उसमें जितने भी पदार्थ होंगे उस अशुद्धि से अलग होकर यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे और यहाँ हमें हमारे जो चुंबकीय अयस्क है वो प्राप्त हो जाएगा और इधर इकट्ठा हो जाएगी जितनी भी अशुद्धियां थी। तो ये पूरा प्रोसेस था चुंबकीय पृथक्करण विधि का। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरी विधि की बात करेंगे जिसका नाम है फेन प्लवन विधि। ठीक है, क्या नाम है, फेन प्लवन विधि। इसमें क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए फेन का मतलब क्या होता है। फेन का मतलब क्या होता है दोस्तों, झाग होता है। ठीक है, झाग होता है फेन का मतलब, फेना ही लेना, इस तरीके से फेन। ठीक है, फेन का मतलब वो झाग होता है। तो आगे बात करेंगे क्या होता है इसमें। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि इन जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस अयस्क का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है, तो आप क्या चुनेंगे, सल्फाइड अयस्क का
सांद्रण फेन प्लवन विधि से किया जाता है। कैसे करेंगे, तो बिल्कुल इमेज पर आपकी नजरें जमी होनी चाहिए, कैसे कैसे करेंगे पूरा प्रोसेस अब देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों एक बड़ी हौज में बारीक पिसे हुए अयस्क को जल के साथ मिश्रित करके उसमें डालना है। ठीक है, ये एक बड़ी हौज है, इसके अंतर्गत क्या है, जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है और बारीक पिसा हुआ अयस्क भी इसके अंदर भरा हुआ है। ठीक है, अब इस मिश्रण को जो हमने इसमें अयस्क और जल का मिश्रण तैयार किया है उसको हम कृदम के नाम से जानते हैं, या आप इंग्लिश में कह सकते हैं इसको कि इसको हम सेल्यूरी के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसमें क्या करना होता है। सबसे पहले बड़ी हौज में क्या है, जल है और उसी के साथ अयस्क मिला हुआ है। उसके बाद उसमें चीड़ का तेल डालते हैं, इसी के अंदर क्या करते हैं, चीड़ का तेल, और उसके बाद चीड़ के तेल से सल्फाइड अयस्क और गैंग को जल द्वारा गीला किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें चीड़ का तेल और अयस्क मिला हुआ है, फिर उसमें जल डाल देते हैं जिससे वो पूरा गीला हो जाएगा। इस कृदम में जब तीव्र गति से वायु प्रवाहित की जाती है, यहाँ से आप देख रहे हैं एक वायु का पंप लगा है जिसमें को हवा आएगी बाहर से, तो इसमें बहुत तेज गति के साथ क्या किया जाएगा, हवा प्रवाहित की जाएगी, वायु प्रवाहित की जाएगी। उससे क्या होगा, उसके फलस्वरूप तेल से चिपककर जो अयस्क के हल्के कण हैं जिनमें सल्फाइड है, वो क्या होगा, वो हल्के कण इधर अलग एक कंटेनर में चले जाएंगे और इनसे अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, जो ऊपर उठकर टैंक की ऊपरी सतह पर आकर मल, फेन या मैल झाग के रूप में तैरने लगते हैं। इस अशुद्धियों के कण भारी होते हैं, अतः जल में डूबकर टैंक के तल में एकत्रित हो जाते हैं। क्या कहा गया है इसमें ये कहा गया है कि जब इसमें चीड़ का तेल मिला हुआ है और अयस्क मिला हुआ है, फिर उसके बाद इसमें जल डाल देते हैं, एक घोल तैयार करते हैं। ठीक, घोल तैयार हो गया, उसके बाद हम इसमें एक वायु का पंप लगाएंगे और उसमें बहुत तेज गति के साथ इसमें क्या करेंगे, वायु का प्रवाह इसमें करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही इसमें बहुत तेजी के साथ वायु का प्रवाह होगा तो इसमें झाग बन जाएंगे। ठीक है, फेन बन जाएंगे उस अयस्क के जो मिलकर के तैयार हुआ था, जिसमें पानी, चीड़ का तेल और अयस्क मिला हुआ था। तो उसमें जो हल्के कण हैं वे हल्के कण तेल के साथ मिलकर के उस पानी के ऊपर तैरने लगेंगे, झाग के रूप में बन जाएंगे और उस पानी के ऊपर तैरने लगेंगे। और ऊपर के कण इधर जो हल्के कण हैं जिनमें हमारा सल्फाइड अयस्क मिला हुआ है, तो वो इधर आ जाएंगे तैरकर अलग कंटेनर में, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पानी के साथ मिली हुई जितनी भी अशुद्धियां हैं वो बच जाएगी। ठीक है, तो पानी के साथ मिली हुई जो अशुद्धियां हैं, भारी कण हैं, वो यहीं पर रह जाएंगे इस बड़े कंटेनर में, लेकिन जो हल्के कण हैं और सल्फाइड अयस्क है वो ऊपर से इधर आ जाएगा, अलग कंटेनर में इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर अयस्क का सांद्रण किया हमने, सल्फाइड को इधर अलग कंटेनर में इकट्ठा कर लिया। इस तरीके से हमने उस पूरे मिश्रण से जो प्योर धातु थी हमारी उसको अलग कर लिया। ठीक है, तो ये एक विधि थी फेन प्लवन विधि का। फेन प्लवन विधि नाम इस वजह से दिया गया क्योंकि इसमें फेन के रूप में, झाग के रूप में अयस्क ऊपर आ जाता है और उसको अलग कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है, इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया, फेन प्लवन विधि का नाम दिया गया। किस किस की जरूरत इसमें पड़ती है, एक बड़ी हौज होनी चाहिए, उसमें जल, चीड़ का तेल और अयस्क मिला होना चाहिए। अब जब उसमें वायु एक का तेज प्रवाह हम करेंगे तो उसमें क्या होगा कि उसमें झाग बन जाएंगे, फेन बन जाएंगे। तो फेन बन जाएंगे और उस फेन में क्या मिला होगा, सल्फाइड के जितने हल्के कण होते हैं वो उसके साथ ऊपर आ जाएंगे, और ऊपर आने के बाद फिर इसको अलग कंटेनर में इसको स्टोर कर लिया जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, जो इसके भारी और अशुद्ध कण थे जल के साथ यहाँ पर बच के रह जाएंगे बड़े कंटेनर में। ठीक, तो ये पूरी विधि थी हमारी तीसरी विधि। अब ये बताइए कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गई। आई होप कि आपको डायग्राम बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपके एग्जाम में डायग्राम बनाने के लिए पूछ लिया जाता है।
तो ये थोड़ी सी समझने वाली चीजें थी, आपको इसमें रटना कुछ नहीं पड़ेगा, आपको बस समझना है और आप आसानी से इसके बारे में आपसे 2 पेज लिखवा ले, भले ही अब एग्जामिनर, आप लिख लेंगे खूब आराम से। आगे बात करते हैं दोस्तों, एक और छोटा सा यहाँ पर एक और विधि है जिसको कहते हैं परगलन विधि, स्मेल्टिंग मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें जो अगलनीय अशुद्धियां होती है किसी भी अयस्क की, उसको गलनीय बनाकर दूर किया जाता है। वो कैसे, आप इस इमेज में देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई ऐसी धातु है जो अगलनीय है, यानी जो गल ना सके, तो उसको एक बहुत ही हाई टेम्परेचर पर, उसको बहुत ही उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और उसके बाद उच्च तापमान पर गर्म करके उसको अलग किया जाता है। इसमें ये बहुत कम आपसे पूछा जाता है, लेकिन आपके टॉपिक में था इसलिए इसको हमने कवर कर लिया है। तो आपको अगर पूछ लिया जाए कि परगलन विधि क्या है, तो आप अच्छे से उसका जवाब दे के आएंगे क्या, कि परगलन की क्रिया से अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय बनाकर दूर किया जाता है। कैसे, उसको एक बहुत ही उच्च तापमान पर गर्म करके इस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। तो ये 3-4 विधियां हमने देख ली है, इतना आपकी आज की क्लास में था। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं, अगर किसी को कहीं पर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो उसको हम अभी दूर कर देते हैं, ठीक है। चलिए एक बार दोबारा से फटाफट से देखेंगे कि हमने क्या क्या आज की क्लास में सीखा। हमने सबसे पहले बात की रोस्टिंग मेथड की, भ्रंजन विधि की। इसमें क्या हुआ था, इसमें हमने जो अयस्क होते हैं और अयस्क में उपस्थित जितनी भी अशुद्धियां होती है, अगर उनको हम वायु की उपस्थिति में गर्म करें तो उससे हमें ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इस विधि को हमने क्या कह दिया, रोस्टिंग विधि कह दिया। आगे बात करें, और हाँ, इसको एक और नाम से जानते हैं, निष्कर्षण को धातु कर्म के नाम से, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अयस्क के सांद्रण की कुछ विधियां होती है, ठीक है, जिनमें पहली विधि है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, जिसमें हमने क्या किया था, जल्दी से अब आप अपने शब्दों में बताइए। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के अंतर्गत हमने क्या सीखा, दूसरी थी चुंबकीय पृथक्करण विधि और तीसरी क्या थी, फेन प्लवन विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के अंतर्गत हमें एक लकड़ी का तख्ता चाहिए होगा, उसको हम तिरछा करेंगे और उसके ऊपर पिसा हुआ अयस्क डालेंगे और उस तख्ते पर बीच में कुछ अवरोध के लिए हम उस तख्ते के बीच में लगाएंगे, ताकि जो भारी कण है, अयस्क के प्योर वाले कण हैं, वो वहीं पर रुक जाए और जो बाकी हल्के कण हैं अशुद्धियों के, वो पानी के तेज बहाव के कारण आगे बहकर अलग इकट्ठा हो जाए। तो ये विधि हमने अपनाई, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि इसका नाम दिया। तो पहली विधि हमने देख ली। आगे बात करते हैं, दूसरी विधि क्या थी, चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग हम वहां करेंगे जहां हमें पता है कि भैया इस अयस्क में चुंबकीय धातु के गुण हैं। तो उन्हें अलग कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास वो अयस्क पिसा हुआ होना चाहिए जिसमें चुंबकीय कण मिले हुए हैं, जिसको हम अलग करना चाहते हैं। अलग करने के लिए हमें 2 रोलर की जरूरत पड़ेगी, उसमें बीच में एक चमड़े का पट्टा होना चाहिए। और जब हम उस पिसे हुए अयस्क को उस चमड़े के पट्टे पर डालेंगे, तो जब ये पट्टा घूम करके अगले रोलर के पास जाएगा, तो वहां पर जब ये नीचे गिरेगी ये धातु, तो हमने नीचे रखी हुई है 2 कंटेनर, उसमें से एक कंटेनर के अंदर हमने पहले से ही चुंबक रखी हुई है या चुंबकीय अयस्क या चुंबकीय गुण वाला कुछ पदार्थ रखा हुआ है। तो उस चुंबकीय गुण के कारण जब ये ऊपर से ये अयस्क गिरेगा मिश्रण वाला, तो इसमें जो चुंबक के पदार्थ होंगे वे अपने आप इस दूसरी चुंबक की तरफ आकर्षित होकर इस कंटेनर में अपने आप क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे और बाकी बची अशुद्धियां इस कंटेनर में इकट्ठा हो जाएगी। तो ये प्रोसेस था चुंबकीय पृथक्करण विधि का। क्लियर है, अब कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए इसमें। जो बाकी इधर इतना सब कुछ लिखा हुआ है इस पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यही बातें मैंने आपको इस डायग्राम की हेल्प से समझाई, तो आप अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं। आपको पूरा याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आगे बात की हमने तीसरी विधि की, जिसका नाम था फेन प्लवन विधि। इसमें क्या हुआ था, एक बड़ी होज में हमने अयस्क और चीड़ का तेल मिला के रखा हुआ, फिर उसके बाद हमने उसमें जल से उसको भर दिया पूरा, और उसके बाद फिर वायु का एक या हवा का एक पंप उसके अंदर डाला और उससे बहुत तेज हवा का प्रवाह उसके अंदर हमने किया। उससे क्या होगा कि जब इतने तेज प्रेशर में वायु अंदर आएगी तो उसमें झाग बन जाएंगे, ठीक है।
और झाग के साथ साथ जो हमारा प्योर उसमें धातु है, जो सल्फाइड की अयस्क है, सल्फाइड की प्योर धातु है, वो ऊपर आ जाएगी, उन झाग में बनकर के ऊपर आ जाएगी। उसको हम अलग कंटेनर में स्टोर कर लेंगे और बाद में इसमें क्या बचेगा, जो अशुद्धियां हैं वो जल के साथ इसमें बची हुई रह जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसको अलग कर लिया। तो ये अलग करने की विधि या पृथक करने की विधि क्या कहलाई, फेन प्लवन विधि कहलाई। अब बिल्कुल किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो गाइस, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करेंगे और अब हम जानेंगे धातु और अधातु के बीच क्या अंतर होता है, धातुओं के कौन कौन से गुण होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे धातु को हम कैसे पहचाने, और देन इसके लास्ट में हम बात करेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस की। तो चलिए सबसे पहले हम धातु के जो भौतिक गुण होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, इनको समझते हैं। आप बीच में ब्रेक ले सकते हैं, उसके बाद शुरू कर सकते हैं आगे की क्लास। तो चलिए दोस्तों आगे शुरू करें। गुण में सबसे पहले अगर बात करें कि धातु का कौन सा गुण होता है, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था यानी फिजिकल स्टेट, कि भौतिक अवस्था कैसी होती है धातु की, अगर उसकी बात करें तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, सामान्य तापमान पर सभी धातुएं प्राय ठोस होती है। प्राय का मतलब होता है कि लगभग सभी धातुएं, जो सामान्य तापमान होता है, रूम टेम्परेचर होता है, उस पर सभी धातुएं ठोस होती है। लेकिन हर जगह कोई ना कोई एक्सेप्शन भी होता है। तो उसी एक्सेप्शन में यहाँ एक धातु आ जाती है जिसका नाम है पारा, यानी इसको हम डिनोट करेंगे Hg से, ठीक है। तो बाकी सभी धातुएं तो सामान्य तापमान पर रूम टेम्परेचर पर ठोस रहती है, सॉलिड रहती है, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर किस फॉर्म में रहती है, द्रव की फॉर्म में रहती है, द्रव की फॉर्म में रहती है, ठीक है, यानी ये लिक्विड फॉर्म में रहती है। तो ये आपने जाना सबसे पहले भौतिक अवस्था कैसी होती है धातुओं की। धातु की भौतिक अवस्था ये होती है कि वो अपने सामान्य तापमान पर, एक रूम टेम्परेचर पर, कमरे के तापमान में अगर देखा जाए, सामान्य तापमान में सभी धातुएं किस अवस्था में पाई जाएगी, कैसी अवस्था होगी उनकी, भौतिक अवस्था ठोस होगी। बिल्कुल समझ में आ गई। तो आपसे क्वेश्चन कैसे बना था प्रीवियस ईयर पेपर में कि कौन सी ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आप क्या जवाब देंगे, आप जवाब देंगे पारा ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर, सामान्य तापमान पर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्लियर है इतना। तो इसी के बीच बीच से आपके क्वेश्चन उठाए जाते हैं जो एमसीक्यू बनते हैं, इसीलिए आपको हर एक लाइन पर ध्यान देना है क्योंकि लिखा वही गया है, जो जरूरी है आपके लिए जानना, ठीक है। अब चलेंगे दोस्तों हम, अगला गुण क्या होता है किसी भी धातु का, तो वह है दोस्तों कठोरता, यानी हार्डनेस। क्या होता है, हार्डनेस। ये भी एक गुण होता है, क्योंकि देखिए बहुत सारी धातुएं हैं, वो सभी कैसी होती है, कठोर होती है, तभी तो ठोस अवस्था में पाई जाती है क्योंकि वे कठोर होते हैं। लेकिन बात करें पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और पारे को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कठोर होती है। अगर बाकी आपको मैं ये बताने लगूं कि कौन कौन सी धातुएं कठोर होती है, तो बहुत सारी है दुनिया भर की। तो हम क्या जानेंगे, कौन सी कठोर नहीं होती है, उसको हम समझ लेंगे। तो बाकी बची जितनी भी धातुएं हैं वो सभी कठोर की श्रेणी में आएंगी, यानी वो कठोर होती है। तो यहाँ भी आपने देखा, बात की गई है कि कौन कौन सी धातु कठोर नहीं होती है, तो पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और पारा। पारा तो आपने अभी जाना कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो इसलिए ये भी कठोर नहीं होता, ठीक है। तो इन धातुओं को छोड़कर अन्य बची जो भी धातुएं हैं, सोना, चांदी, चमनप्राश जो भी है, तो सभी धातुएं आपकी कैसी है, कठोर होती है। किस किस को छोड़कर, नाम याद रखना है आपको, कौन किस किस को छोड़ करके, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और पारा, हीरा नहीं पारा, ठीक है। ये सभी धातुएं कैसी होती है, इन सभी को छोड़कर बाकी सभी धातुएं कठोर अवस्था में पाई जाती है। तो दो गुण आपने जान लिए, किसके, धातु के। मेटल की प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे।
देखिए यहीं पर बताया गया है कि कार्बन, हीरा क्या होता है, कार्बन का एक अपरूप होता है और हीरा प्रकृति में सबसे कठोरतम है। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कठोरतम धातु कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे, हीरा है। क्लियर, क्या है, हीरा है। सबसे कठोर धातु कौन सी है, हीरा है। समझ में आ गई कौन कौन सी कठोर नहीं होती है, तो पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और पारा। क्लास में ही आपको याद हो जाना चाहिए ताकि आपको बाद में इसको बार बार याद करने की जरूरत ना पड़े। और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अपने नोट्स अपने हाथों से बनाते रहिए साथ साथ। कभी पीडीएफ के चक्कर में आपको लगे कि पीडीएफ इकट्ठा करके रख लो और बाद में पढ़ लेंगे, तो ऐसे नहीं हो पाएगा, वो पीडीएफ ही ढूंढते रह जाएंगे आप। तो इसीलिए साथ साथ हर एक क्लास के अपने नोट्स बनाते हुए चलिए, इसीलिए ज्यादा क्लास नहीं रखी जाती है एक दिन में, ताकि आप कवर कर सके। तो दो यहाँ पर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करी। तीसरा बात करते हैं चमक, यानी शाइनिंग होती है। धातु में क्या होती है, शाइनिंग होती है, चमक होती है। तो धातुओं की सतह को काटने के बाद जब हम उसे देखते हैं तो वो कैसे दिखाई देती है, चमकदार दिखाई देती है। तो इसे धात्विक चमक भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए धात्विक चमक क्या होती है, तो आप बताएंगे कि धातु की सतह को जब काटा जाता है तो उसके बाद वो कैसी दिखाई देती है, चमकदार दिखाई देती है। तो ये भी एक इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो ये क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। आपसे अगर मैं पूछूं कौन कौन सी की अगर हमने अभी तक बात करी, उसकी भौतिक अवस्था यानी वह सभी धातुएं ठोस होती है, पारा को छोड़कर, कठोर होती है, उनमें चमक होती है। ठीक है, बात करें चौथी जो अवस्था होती है या चौथा गुण जो होता है, उसे कहते हैं अधात वर्धनीयता। ठीक है, इसका क्या मतलब है, यानी जो धातुओं को पीटने के बाद वो फैलती है, ये वो गुण कहलाता है क्या, अधात वर्धनीयता। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे आप देख सकते हैं कि चांदी है, सोना है, तो उसको पीट पीट करके बहुत पतला बना दिया जाता है। कहीं उसके पतले पतले तार बनाए जाते हैं, आपकी नोज पिन बनाई जाती है, इयररिंग्स बनाए जाते हैं, ठीक है, रिंग्स उसकी बनाई जाती है। तो कैसे बनाई जाती है, क्योंकि उसमें कौन सा गुण पाया जाता है, अधात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है उसमें, कि यानी उसको पीटने से वो क्या होती है, फैल जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ने का इन द सेंस कि वो चादर का रूप ले लेती है, फैल जाती है, उसको हम जितना पीटेंगे उतना पतली हो जाती है। ये एक गुण होता है फैलने वाला। ठीक है, क्लियर। तो इसमें देखिए आप क्या लिखा गया है कि धातुओं को पीटकर चादरों के रूप में परिवर्तित करने का गुण को ही हम क्या कह देते हैं, अधात वर्धनीयता का गुण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि चांदी और सोना में ये गुण पाया जाता है, जबकि जस्ते में थोड़ा इनके मुकाबले कम होता है, और सबसे अधिक किसमें होता है, सोना चांदी में होता है, क्योंकि इसको बहुत आप महीन कर सकते हैं, बहुत पतले पतले इसके वायर बना सकते हैं, पतली चादर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आप जब मिठाई लेकर के आते हैं दुकान से, तो उस पर एक चांदी का बरक चढ़ाया जाता है, चांदी की एक लेयर बहुत पतली, बहुत ही ज्यादा पतली वो लेयर होती है, तो वो चांदी की ही बनी होती है। तो आप देख सकते हैं कि कितना पतला उसको हम कर सकते हैं, वो किस गुण के कारण इतनी पतली हो पाती है, अधात वर्धनीयता के गुण के कारण ही वो इतना पतला, एक आप कह सकते हैं कि चांदी का बरक उसको बोलते हैं, वो बनाया जाता है। इतना समझ में आ गया, ये चारों गुण आपको क्लियर हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और पांचवें गुण की बात करेंगे, जिसका नाम है तन्यता। तन्यता का मतलब क्या होता है, धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने का गुण क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। और इससे पहला जो हमने जाना, इसमें चादर के रूप में परिवर्तित करने का गुण था ये, और तन्यता में क्या होता है, एक तार के रूप में परिवर्तित करने वाला गुण क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। जैसे तांबे के तार बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम के, आयरन के तार बनाए जाते हैं, तो यानी कैसे, क्योंकि इनमें गुण पाया जाता है तन्यता का, इनको हम परिवर्तित कर सकते हैं तार की फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसे ये भी एक गुण है किसका, मेटल का, धातु का। आगे बात करेंगे चौथा, ध्यान से सुनना है क्योंकि आपको जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम धातु और अधातु के बीच में अंतर समझेंगे। और अंतर कैसे किया जाता है, गुणों से आप अंतर करते हैं। यदि आपको पता है कि आप दो इंसानों के बीच में अगर आप अंतर करना चाहते हैं कि कौन अच्छा है, तो क्या करेंगे, आप उनके गुणों को मैच करेंगे कि अच्छा इसमें ये गुण है,
इसमें ये वाला गुण नहीं है, इसमें ये वाला भी गुण है तो ये अच्छा है। तो जब आप धातु या धातु में अंतर कर रहे होंगे तब भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए आपको पूरा ध्यान यहीं पर रखना है। अगला गुण क्या है? चालकता का, यानी कंडक्टिविटी। चालकता क्या होती है भाई? चालकता का मतलब है कि जिस धातु से विद्युत का प्रवाह हो सकता है या उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सकता है, वे क्या कहलाती है? धातुएं सुचालक कहलाती है। ठीक है, तो यानी धातुओं में, अधिकतर धातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है? सुचालकता का या चालकता का गुण पाया जाता है, यानी उनसे विद्युत का प्रवाह संभव है। इसीलिए इस गुण को क्या नाम दिया गया? चालकता, कंडक्टिविटी। तो ये 6 गुण आपके क्लियर हो गए। ठीक है, तो यहाँ हमने 6 गुणों की बात करी। जल्दी जल्दी से एक बार उनके नाम लिख दीजिए, किस किस के बारे में आपने जाना। देखिए, सबसे पहले हमने जाना भौतिक गुण के बारे में, यानी फिजिकल स्टेट। दूसरा हमने जाना कठोरता, यानी हार्डनेस। तीसरा हमने बात करी दोस्तों शाइनिंग, यानी उनमें चमक होती है। किसमें? मेटल में, धातु में। उसके बाद तन्यता का हमने गुण देखा, यानी टेंसाइल, कुछ इस तरीके से हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और छठा गुण हमने देखा कंडक्टिविटी, यानी चालकता का। तो ये 6 गुण के बारे में हमने बात कर ली। अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर बात करेंगे धातुओं के रासायनिक गुण की। ठीक, किसकी बात करेंगे? धातु के रासायनिक गुण की बात करेंगे, क्योंकि भौतिक गुण हमने समझ लिए हैं। अब सबसे पहला है दोस्तों कि किस किस के साथ ये रासायनिक अभिक्रिया करता है, वो हमें देखना है। धातुएं सबसे पहले किसके साथ अभिक्रिया हम जानेंगे कि धातुएं जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। ये इनके रासायनिक गुणों पर हम आ गए हैं। ठीक है, रिएक्शन जब ये करेंगी, बिल्कुल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या क्या होती है। सबसे पहला है ऑक्सीजन से अभिक्रिया, यानी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। आपसे एमसीक्यू में बिल्कुल आसानी से इतना अच्छा प्रश्न यहां से बन सकता है कि धातुएं जब ऑक्सीजन से क्रिया करेंगी तो क्या बनाएगी? ऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, तो धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती है। सोडियम तथा पोटेशियम कमरे के सामान्य तापमान पर क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? ये बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि संवेदनशील, या कुछ इस तरह से हम इसको नाम दे सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होती है ये धातु। कौन कौन सी? सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर ही ऑक्साइड बना देते हैं। देखिए, जैसे किस तरीके से, अगर इसका आपको एग्जाम्पल देना हो तो आप कैसे देंगे? मान लीजिए सोडियम के साथ आपको अभिक्रिया दिखानी है। ठीक है, कि सोडियम के साथ अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो क्या होगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि सोडियम यानी 4Na+O2 यानी ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करेंगे, रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा? 2Na2O। आप ये छोटा सा एक केमिकल इक्वेशन याद रख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, वैसे तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल में लिखेंगे तो बहुत अच्छा आपका इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड बनेगा। तो वही हमने जाना था कि जब कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी? ऑक्साइड बनाएगी। क्लियर है? अब ऐसे ही मैग्नीशियम का एग्जाम्पल है कि मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या प्राप्त होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है, और आपको एक क्लास में मैं ये भी बता दूं कि मैग्नीशियम का किससे डिनोट करते हैं हम, जैसे ऑक्सीजन को O2 से, तो मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करते हैं, सोडियम को Na से डिनोट करते हैं। इनको भी एक क्लास में हम कर लेंगे बहुत अच्छे से। तो ये पहले आपने जान लिया कि ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से रिएक्शन करती है धातु, जिनमें सबसे जरूरी जिनकी हमने बात की सोडियम और पोटेशियम। ये बहुत ही ज्यादा क्रियाशील धातु होती है, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर भी क्या करती है? रिएक्शन कर जाती है। आगे बात करेंगे दूसरा जो आपका यहां पर गुण है, केमिकल गुण है या केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल की, वो क्या है कि जल के साथ अभिक्रिया करना, रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं।
क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। देखिए जैसे सोडियम है उसको हम जल के साथ मिला दे, जल के साथ उसकी अभिक्रिया करवाएं तो क्या प्राप्त होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ये दो आपको यहाँ पर कंपाउंड प्राप्त हो गए। ठीक है, कौन कौन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसी तरीके से देखिए जैसे हमने सोडियम का एग्जांपल जाना, ऐसे ही यहाँ पर मैग्नीशियम का एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर मैग्नीशियम को जल के साथ अभिक्रिया करवाए या भाप के साथ भी आप कह सकते हैं, क्योंकि भाप भी किसका रूप होती है, किसका रूप होती है, पानी से ही भाप कन्वर्ट होती है। तो उसमें भी अगर आप इसकी मैग्नीशियम की सोडियम की अभिक्रिया कराते हैं तो भी क्या होता है कि अगर मैग्नीशियम की आप भाप के या जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, आपसे अगर इस तरीके से पूछ लिया जाता है। इतना आप सभी को क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो इसका गुण है, किसका, धातु का रासायनिक जो तीसरा गुण है वो है अम्ल के साथ क्रिया, यानी रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ कैसे अभिक्रिया करता है धातु, तो देखिए जस्ता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहां आप देखें कि जिंक की यदि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या प्राप्त होगा, जिंक क्लोराइड और उसके साथ हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होगी। तो ये एक इक्वेशन आप इसकी भी थोड़ा सा अपने दिमाग में रखेंगे कि अगर आपसे धातु के रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल के साथ अगर धातु की अभिक्रिया कराई जाए तो कैसे होगी वो आपको इससे पता चलेगा। बिल्कुल, आगे बात करेंगे। यहां पर दोस्तों आपसे पूछ लिया जा सकता है कि उपधातु बताइए, उपधातु क्या होती है, तो जिनमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाए उसको उपधातु कहते हैं। एक नंबर में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान आपको यही रखना है कि जिसमें धातु के भी और अधातु के भी दोनों के गुण पाए जाए उसको उपधातु कह देते हैं। ठीक है, सब मेटल कह देते हैं उसको, जिसमें दोनों के ही गुण पाए जाए वो क्या होगी, उपधातु होगी। फॉर एग्जाम्पल जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी। तो ये एग्जाम्पल आपको इसके ध्यान रखने हैं कि जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी कैसी क्या है, उपधातु है। क्यों, क्योंकि इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। अब आप ये कहेंगे कि अधातु के गुण कौन से होते हैं, तो ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि अधातु के गुण कौन से होते हैं, क्योंकि जब हम जान रहे होंगे धातु और अधातु के बीच में अंतर तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उपधातु आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहां से आपके पेपर में बन जाएगा कि उपधातु बताइए क्या होती है, तो यानी जिसमें धातु अधातु दोनों के गुण हो उसी को हम उपधातु कहेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है। बिल्कुल, आगे बात करेंगे यहाँ पर। तो क्या होता है गैंग कि अयस्क में मिले जितने अशुद्ध पदार्थ होते हैं उनको जब हम अलग कर देते हैं, वो अशुद्ध पदार्थ जितने थे उनको हम गैंग कहते हैं। तो आप बहुत ध्यान से सुनेंगे क्या होता है फ्लक्स। देखिए अयस्क में मिले जो अशुद्ध पदार्थ को हटाने के लिए हम बाहर से किसी पदार्थ को उसमें मिलाते हैं, तो उस पदार्थ को जो मिलने के बाद वो पदार्थ बन जाता है उसको फ्लक्स कहते हैं। जैसे हमने तो गैंग और फ्लक्स के मिलने से बने जो पदार्थ होते हैं जिसमें गैंग और फ्लक्स दोनों मिले होते हैं उसको क्या कह देते हैं, धातुमल कहलाता है। जिसमें गैंग और फ्लक्स मिला होता है, इन दोनों से मिलकर जो पदार्थ बनता है उसको धातुमल कहते हैं। बहुत अच्छे, आगे बात करेंगे दोस्तों। एक और यहाँ पर छोटी सी टर्म बच जाती है सक्रियता श्रेणी। ये क्या होती है, जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को हम अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, दिखाते हैं, उसको सक्रियता की श्रेणी कहा जाता है कि कौन धातु कितनी ज्यादा क्रियाशील है। अगर इसको डिनोट करते हुए हम उसको अवरोही क्रम में लगाए तो अवरोही होता है घटता हुआ क्रम। दोस्तों मेरे हिसाब से इस क्लास को इतना ही रखना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ज़्यादा ओवरफ्लो कर जाएगा। आप लोग कह रहे थे कि मैम 2 घंटे का है तो पूरा 2 घंटे की क्लास लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि इतना आज की क्लास में काफ़ी रहेगा। ठीक है, यहीं तक क्लास को रखते हैं और आप सभी अभी अपने नोट्स बनाइए, और कोई दिक्कत परेशानी, कहीं कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा आप। ऑलराइट, तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे शाम की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। आई होप कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज।